हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन के कुछ टाइप्स, डिफिनीशंस और फंक्शन के कुछ टाइप्स और डिफिनीशन पढ़े थे। ठीक है, नाउ दो बातें आपको फंक्शन में और एक याद रखना है टाइप्स ऑफ फंक्शन में, वो दूसरे टाइप के हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला फंक्शन जो है, हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो फंक्शंस, इसमें ये दो बातें आपको 12th क्लास में बहुत काम आएगा। पहले को कहते हैं वन वन फंक्शन और दूसरा जो टाइप है उसको कहते हैं सेकंड ऑन टू फंक्शन। और भी टाइप है इसके, लेकिन वो ज्यादा काम में आपको नहीं आएगा। ठीक है, वन टू वन, मेनी वन, इन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, तो इसमें ये दोनों बहुत काम में आएगा। एक है वन वन फंक्शन और दूसरा है ऑन टू फंक्शन। ये दोनों आपको ख्याल रखना है कि ये क्या होते हैं। ये फंक्शन क्या कहा था हमने, दो इंटिटीज के बीच में एक रिलेशन होता है, दो इंटिटीज के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं जब कब जो वेरिएबल दो इसमें इस्तेमाल हुआ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको ये वन वन और ऑन टू समझाना चाहता हूं। जो डिफिनीशन है आप बुक से लिख सकते हैं, लेकिन समझाना चाहता हूं एक सिंपल से लैंग्वेज में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वो वेरिएबल जिसका वैल्यू हम यहां से दे देते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वो वेरिएबल जिसका वैल्यू वहां से निकल के आता है। और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल भी सुझाया था, 2x+1, और आपसे कहा था x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y मुझे 1 मिलेगा, x का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे, 2 2s are 4, 4 + 1 5, y मुझे 5 मिलेगा। तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x और y के बीच में जो रिश्ता है उस रिश्ते को हम फंक्शन कहते हैं कब, जब x के एक ही वैल्यू के लिए, x के एक ही वैल्यू के लिए हमें दो y ना मिले, एक ही x के वैल्यू के लिए दो अलग अलग y अगर नहीं मिलता है तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। x का वैल्यू अगर आपने 0 दे दिया तो आपको y का वैल्यू 1 निकला। ठीक है, अब दूसरे लड़के ने कहा मैं x का वैल्यू फिर 0 रखता हूं और वो कहेगा y का वैल्यू मुझे क्या आएगा, तो आप कहेंगे 1। तीसरे लड़के ने कहा x का वैल्यू 0 रखेंगे, क्या y का वैल्यू 10 आ सकता है, नॉट पॉसिबल। तो अगर ऐसा कोई केस अराइज होता है, दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। तो ठीक है, तो अब जो वैल्यू हम इसको देते हैं उस वैल्यू के हिसाब से हम इसके दो टाइप डिफाइन करते हैं, एक होता है वन वन फंक्शन, दूसरा होता है ऑन टू फंक्शन। और साथ में जो x का वैल्यू आप यहां से एक्सेप्टेबल वैल्यू जो x के होते हैं उसको डोमेन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डोमेन। जिस सेट से y का वैल्यू आपको मिल रहा है उसको कोडोमेन कहते हैं, उस पूरे सेट को जहां से आपको इसका वैल्यू मिल रहा है उसको कोडोमेन कहते हैं। और जो y का एक्चुअल वैल्यू आपके पास आया है उनका अगर आप सेट कहेंगे तो उसको हम रेंज कहते हैं, क्या कहते हैं, रेंज। ये तीन बातें याद रखना है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो डोमेन क्या होता है, ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x के वो सारे वैल्यूज जो हम रख सकते हैं। ठीक है, कोडोमेन क्या होता है, जो y का वैल्यू जहां से हमें मिल रहा है, किस सेट में से मिल रहा है, क्या वो खाली नेचुरल नंबर आ रहा है तो नेचुरल नंबर का सेट हो गया, अगर वो इंटीजर्स ही आ रहे हैं तो इंटीजर्स का सेट हो गया, अगर वो मुझे कोई इंटरवल में आ रहा है, सिर्फ 10 और 5 के बीच में आ रहा है तो वो इसका कोडोमेन हो गया। ठीक है, और जो वैल्यू निकल के आ रहा है, अब जैसे कि कोडोमेन तो मेरा बन गया, चलो मैंने कहा नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर, लेकिन मुझे y का वैल्यू जो है, नेचुरल नंबर तो आ रहे हैं लेकिन खाली इवन नंबर आ रहे हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल y = 2x अगर ये होता मेरे पास, तो x के एक्सेप्टेबल वैल्यूज, चलो फॉर एग्जाम्पल कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसका डोमेन जो है मान लेते हैं नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसका जो कोडोमेन होगा वो भी नेचुरल नंबर ही होगा, नेचुरल
नंबर्स ही होगा। लेकिन जो हमें y का वैल्यू मिलेगा नेचुरल नंबर डोमेन, हम जो x का वैल्यू देते हैं, देने के बाद जो हमें y का वैल्यू, वो तो खाली इवन नंबर ही मिलेंगे हमें। तो जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं दैट इज कॉल्ड इट रेंज, उसको क्या कहते हैं, रेंज। लेकिन जो पूरा सेट बन रहा है दैट इज कॉल्ड इट कोडोमेन, और जो x का वैल्यू आप दे सकते हैं उनको कहते हैं डोमेन, उनको क्या कहते हैं, डोमेन। तो ये याद रखेंगे। तो ये जो दो टाइप्स हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं, एक वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, ये इसी डोमेन और रेंज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब क्या है ये वन वन और ऑन टू। अब आपने कहा x का वैल्यू हम इधर से दे देते हैं, ठीक है, और वहां से y का वैल्यू हमें मिलता है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम वन वन और ऑन टू को डिफाइन करेंगे। तो वन वन उन फंक्शंस को कहते हैं जिसमें अगर हम x के डिफरेंट वैल्यू देंगे, x के सिंगल वैल्यू तो देगा तो एक ही वैल्यू तो मिलना है, वो तो फंक्शन हो गया। अगर हम x के दो या दो से ज्यादा डिफरेंट वैल्यूज देंगे लेकिन y हमें वही मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, y चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम वन वन नहीं कहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम वन वन नहीं कहते हैं। हाँ, बाकी x के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको सिर्फ y का एक ही पर्टिकुलर वैल्यू मिल रहा है तो हम उसके कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो वन वन है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, तो मैं नेचुरल नंबर ही रखता हूं यहाँ पर, इस तरह डिनोट करते हैं। मेरा डोमेन भी नेचुरल नंबर है, मेरा कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब आप देखेंगे इसमें x का जो भी आप वैल्यू उठा के देंगे y का एक अलग वैल्यू मिल जाएगा आपको। x का वैल्यू 1 रखा, y 4 आ गया। x का वैल्यू 2 दिया, y 5 आ गया। x का वैल्यू 3 दे दिया, y 6 आ गया। x का वैल्यू 4 दे दिया, y 7 आ गया। तो हर एक x के वैल्यू के लिए एक डिफरेंट y मिल रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम वन वन कहते हैं। क्या कहते हैं, वन वन। लेकिन क्या ऐसा नहीं होगा कि x के दो अलग वैल्यू दे दिए लेकिन y हमें एक ही मिला, चेंज ही नहीं हुआ y का वैल्यू। अगर ऐसा कोई केस आता है तो हम उसको नॉट वन वन कहेंगे या उसको मेनी वन कहेंगे। एक्चुअल नाम जो है इसका मेनी वन है। आप कहेंगे कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, x के दो वैल्यू के लिए एक y कैसे मिल सकता है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। चलो ज्यादा कुछ नहीं किया, इसी फंक्शन को ऊपर स्क्वायर लिखते। अब हम देखते हैं x का वैल्यू मैंने सबसे पहले 1 दे दिया, x का वैल्यू पहले क्या दे दिया, 1, और हम इसका डोमेन जो है चेंज कर देंगे। अब हम z से z पर जाएंगे, z से z पर। इसका डोमेन जो है वो z है और रेंज भी मुझे कोडोमेन भी z है। अब z में से जो मिलता है वो तो रेंज हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 दे दिया तो y क्या मिलेगा, मुझे 4 मिलेगा। y 1 स्क्वायर प्लस 3 दैट इज 4। अब x का वैल्यू एक्सेप्टेबल वैल्यू तो -1 भी है क्योंकि मेरा डोमेन इंटीजर है, इंटीजर में से मैं माइनस भी दे सकता हूं, तो मैंने कहा हम -1 दे देंगे। नाउ व्हाट विल बी आवर y क्या होगा मेरा, ठीक है। तो y क्या होगा, y इज अगेन -1 स्क्वायर प्लस 3 अगेन इक्वल टू 4। आपने x के दो मुख्तलिफ वैल्यू रखे लेकिन y तो आपको सिर्फ एक सिंगल वैल्यू मिल रहा है। तो अगर ऐसा कोई केस एराइज होता है तो आप ऐसे फंक्शन को नॉट वन वन या मैनी वन कहेंगे। अगर ऐसा केस एराइज नहीं होता है जैसे कि इस केस में, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, वन वन कहते हैं। क्या कहते हैं, वन वन। तो ये सिंपल से लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया कि ये वन वन होता क्या है। दूसरा आता है ऑन टू। क्या आता है, ऑन टू। अब अभी आपने कहा डोमेन और दूसरा कहा कोडोमेन। तो डोमेन आप नेचुरल नंबर z वगैरह कहा था, ठीक है, ठीक। तो नेचुरल, अगर मेरा पहला वाला केस होता नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो इसमें तो इस सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह 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 अप टू इंफिनिटी होता। ये भी नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह 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 अप टू इंफिनिटी होता है इसमें। ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। इस फंक्शन के लिए x के कौन कौन से वैल्यू एक्सेप्टेबल है, दैट इज डोमेन। तो x का कोई भी वैल्यू आप इसमें से उठा के रख सकते हैं। तो ये बन गया मेरा डोमेन। ये क्या बन गया, डोमेन।
x का वैल्यू ये सब रखने से कुछ वैल्यूज मिल के आएंगे, वो मुझे इसमें से मिलेगा, तो ये बन गया मेरा कोडोमेन। ये क्या बन गया? कोडोमेन। लेकिन x के वैल्यू रखने से y एक्चुअल में आ क्या रहा है? वो रेंज हो गया। वो क्या हो गया? रेंज। तो x का वैल्यू रखने से तो y मुझे हमेशा एक इवन नंबर मिल रहा है, और तो मिल ही नहीं रहा है। तो 1 रखने पर मुझे 2 मिल रहा है, 2 रखने पर मुझे 4 मिल रहा है, 3 रखने पर मुझे 9 मिल रहा है, 4 रखने पर सॉरी स्क्वायर नहीं, ये मल्टीप्लाई बाई 2 है, मैं स्क्वायर कर रहा हूं यहां पर। 1 इंटू 2 2 आएगा, 2 4 आ जाएगा, 3 6 पर जाएगा, 3 2 6, 4 जो है वो 8 पर जाएगा, 5 जो है वो 10 के साथ रिलेटेड होगा, 6 जो है वो 12 के साथ रिलेटेड होगा, और इसी तरह चलता जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें से तो सारे वैल्यू रख रहे हैं, लेकिन इसमें से सारे वैल्यू नहीं आ रहे हैं रेंज के तौर पर। तो अगर आप पर्टिकुलरली इसका रेंज लिखना चाहते हैं तो वो आता है 2 4 6 8 और so on अप टू इंफिनिटी। ठीक है, लेकिन आपका जो कोडोमेन जो था वो तो ये वाला सेट था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन जनरल इस केस में, इस फंक्शन में हमने देखा कि आपका कोडोमेन के सारे एलिमेंट जो है वो रिलेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा केस आपके सामने आएगा तो आप कहेंगे ये ऑन टू नहीं है। ये क्या है? ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू से मुराद क्या है कि इसमें जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट मौजूद है, मेंबर्स मौजूद हैं, इसके जितने भी मेंबर्स यहाँ पर है, फैमिलीज हैं, वो सब किसी न किसी तरीके से इनके साथ रिलेटेड होना चाहिए। यानी ऐसा कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जो किसी के साथ रिलेट ना हो। तो अगर ऐसा कोई केस, ये पूरा सेट अगर एग्जॉस्ट हो जाता है, सारे एलिमेंट को कोई ना कोई यहाँ से मेंबर मिल जाता है रिश्तेदारी के लिए या रिलेशन के लिए, तो आप कहेंगे ये एक ऑन टू फंक्शन है। तो कोडोमेन अगर पूरी तरह से कैसे एग्जॉस्ट हो जाए तो वो कहलाते हैं ऑन टू फंक्शन। अगर नहीं होता है तो नॉट ऑन टू कहेंगे उसको। ठीक है, तो ये रहा 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, आप इसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, आपको 11 में तो इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन 12 क्लास में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पहले ही चैप्टर में, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखेंगे। तो अब हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं इस फंक्शंस के, तो खत्म हो जाएगा ये मुझे लगता है। एक्सरसाइज है आपकी बुक का 2.1। तो कहते हैं आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं। इफ x by 3 plus 1 y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 1 by 3 5 by 3 1 by 3। आपको कहते हैं x और y मालूम कीजिए। तो ये एक्चुअल में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसके बारे में हमने जिक्र किया था। तो दो ऑर्डर्ड पेयर हैं यहाँ पर और दोनों इक्वल कहा है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में एक्स वाई और ए बी, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब उसका पहला पहले के बराबर और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। यानी अगर x a के बराबर होना चाहिए और y जो है वो b के बराबर, तब कहेंगे आप जो है ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, यानी सेम है, इन दोनों में कोई फर्क ही मौजूद नहीं है। तो वैसा ही केस यहाँ पर भी कहा इन्होंने, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर दिए, आपको x और y को वैल्यू निकालना है, तो आप कंपेयर करके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, by equality of ordered pairs आप देख सकते हैं x by 3 plus 1 जो पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के बराबर होगा 5 by 3, एंड y minus 2 by 3 जो है दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। इक्वल दिए हैं, आप इसमें से x को एलिमिनेट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू, थोड़ा डिटेल्ड में कर देंगे अदरवाइज शॉर्टकट हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 by 3 minus 1 5 by 3 minus 1 एंड y इज इक्वल टू 1 by 3 plus 2 by 3। अब ये बराबर हो गया 3 1 are 3 5 3 2 by 3 2 by
x को यहाँ रखेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड y इज इक्वल टू 3/3, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये आपको निकालने के लिए कहा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, एक सेट दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है आपसे, एक सेट ए दिया है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3, और एक सेट बी दिया है, वो तो लिख के दिया है इन्होंने, रोस्टर फॉर्म में बना के दे दिया है, 3, 4 और 5, 3, 4 एंड 5। आपको पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ये आपको मालूम करना है। तो करके आया था फार्मूला, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, क्या कहा था मैंने, नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय, अब नंबर ऑफ बी यहां से मिल जाएगा, नंबर ऑफ बी के कार्डिनलिटी कितना है, 1 2 3 एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो ए क्रॉस बी हो गया नंबर ऑफ ए ज़रब नंबर ऑफ बी विच इज इक्वल टू, ए के कार्डिनलिटी 3 है और बी का भी कार्डिनलिटी 3 है, तो ये आ जाएगा 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में आपको 9 एलिमेंट मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 9। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आपको, जी एक सेट दिया है, इसमें 7 और 8 दिया है इन्होंने, जी एक सेट दिया है, इसमें 2 एलिमेंट मौजूद है 7 और 8, और H एक सेट दिया है, 5 4 2 दिया है इसमें, H दूसरा सेट है 5 4 2, G क्रॉस H और H क्रॉस G आपको निकालना है, आसान हो गया, G क्रॉस H, H क्रॉस G दोनों निकालना है। तो क्रॉस करना हमने सीखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, ये एक सेट बनता है ऑर्डर्ड पेयर्स का जिसमें पहला एलिमेंट हमेशा G से होगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा H से होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बनाना है, पहला एलिमेंट G से लेना है 7, दूसरा एलिमेंट H से लेना है 7 5 7 4 7 2, उसके बाद 8 की बारी आ गई, 8 5 8 4 8 2, तो ये आंसर हो गया इसका, G क्रॉस H। ठीक है, H कार्टेशियन प्रोडक्ट G जो है, अब H के एलिमेंट को पहले लिखना है और G के एलिमेंट को दूसरा रखना है और फिर ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, तो हो गया 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8, ये हो गया G क्रॉस H और H क्रॉस। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप इसमें खुद देखेंगे तो हो जाएगा ये। ठीक है, अगर कोई अच्छा सा क्वेश्चन मुझे मिलता है तो वो मैं कर दूंगा आपके लिए। हाँ, कुछ बच्चों को इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक सेट A दिया है और इसके एलिमेंट्स दिए हैं -1 और +1, -1 और +1। आपको ये निकालने के लिए कहा है A कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी 3 बार इसका करना है। 2 बार तो हमने अभी बहुत बार किया, अब 3 बार कैसे करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2 को पहले लेकर कर दीजिए, फिर उसके बाद तीसरे के साथ कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम A कार्टेशियन प्रोडक्ट A निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, -1 -1 -1 +1 -1 +1, तो ये बन गया आपका A क्रॉस A। ठीक है, अब उसके बाद और एक A के साथ करना है,
तो देयरफॉर ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, अब ये ए क्रॉस ए तो ये बन गया है और एक ए ये है, तो आपको पहला एलिमेंट इससे लेना है, दूसरा एलिमेंट इससे लेना है, तो ये आ जाएगा पहला एलिमेंट यहां से -1 और ये -1 एक हो गया। अब इसके साथ दूसरा एलिमेंट -1 +1, ठीक, ये खत्म हो गया। अब इसकी बारी -1 + 1 -1 -1 +1 +1, ये खत्म हो गया। अब इसकी बारी आ गई 1 -1 -1 1 -1 +1, ये भी खत्म हो गया। अब इसकी बारी आ गई 1 -1 1 -1 और आ गया 1 1 और 1। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 2। ए क्रॉस ए में क्या होगा? नंबर ऑफ ए जरबे नंबर ऑफ ए जरबे नंबर ऑफ ए होगा। तो 2 2s are 4 4 2s are 8 एलिमेंट आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई और ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगे कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम थोड़ा आगे जाके इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वाले क्लास में एक्सरसाइज 2.3 वहाँ से कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है।